नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारुलिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी विषय की 9th की पुस्तक ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम में संकलित निबंध पानी रे पानी, जिसके लेखक हैं श्री अनुपम मिश्र जी। बच्चों, इस निबंध के पठन पाठन में विभिन्न उद्देश्य समाहित हैं, जैसे कि बच्चों में पाठ के व्यवहारिक और प्रायोगिक पक्ष की समझ विकसित करना, बच्चों में पानी के महत्व और जल संरक्षण की समझ विकसित करना, बच्चों की बौद्धिक एवं तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों को पानी के विभिन्न स्रोतों से परिचित करवाना, बच्चों की भाषा ज्ञान की अभिवृद्धि में नुक्ता, संज्ञा, समास, विलोम एवं पर्यायवाची शब्दों की समझ विकसित करना, यही इस निबंध के पठन पाठन के विभिन्न उद्देश्य हैं। दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, परंतु विडंबना है कि जल के महत्व को समझाते हुए भी मनुष्य ने इसे दूषित करना प्रारंभ कर दिया है। जल प्रदूषण और जल बर्बादी के परिणाम स्वरूप अब हमारे पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं। जहाँ पानी होता है, वहाँ जीवन होता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पानी के बिना किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह प्रकृति के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी का अधिकांश भाग समुद्र व नदियों से घिरा हुआ है। जल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है और जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए कहा है, जल ही जीवन है। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है अनुपम मिश्र जी का निबंध पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है।
लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। शहर में जो बड़े-बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे-धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छी ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो ये आपके सामने प्रस्तुत था बच्चों, अनुपम मिश्र जी का निबंध पानी रे पानी। बच्चों, इस निबंध को पढ़ने के बाद आपके शब्द भंडार में निश्चित ही वृद्धि हुई होगी। तो मुझे जल्दी से बताइए तो जरा कि आपने आज कौन-कौन से नए शब्द सीखे हैं? अच्छा, उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ शब्द आपके समक्ष भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे जल चक्र, भूगोल, दफ्तरों, बेवक्त, मोहल्ले, पटरियां, संरक्षण, संभाल, गुल्लक, प्रकृति, भूजल, समृद्ध, खजाना इत्यादि। बच्चों, आप सभी ने बचपन में एक कविता तो जरूर सुनी होगी। याद आया आपको? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आपको पता है ये छोटी सी मछली हमें क्या संदेश दे रही है? कि सिर्फ जल उसी के लिए जीवन नहीं है, अपितु हम सभी के लिए जीवन है। जल के बिना जीवन असंभव है। तो आपको इस निबंध को पढ़ने के बाद जल का महत्व तो समझ आ ही गया होगा। अब आपको जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है पर अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, अब आप ये चित्र देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि इसका हमें क्या करना है।
तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये चित्र दिए गए हैं उन्हें देखकर अपनी समझ-बूझ के आधार पर 50 शब्दों में लिखना है कि जल प्रदूषण का मानव जीवन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आपने अनेक बार अपनी पुस्तक में कहीं-कहीं कुछ व्यंजनों के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ देखा होगा। आपको पता है उस छोटे से बिंदु को क्या कहते हैं? इसका क्या महत्व है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? आइए अब हम यही जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, उस छोटे से बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। साधारणतया हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु ही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार उर्दू से आए वह शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं, जैसे राज, खाना, फन इत्यादि। नुक्ता किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है। किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज, फ वर्ण को अलग से बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में उच्चारित सही से नहीं किया जा सकता था। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। जैसे खुदा का अर्थ हिंदी में खुदी हुई जमीन होता है और नुक्ता लग जाने के पश्चात खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। देखा आपने इस छोटे से बिंदु का कमाल? कुछ नुक्ता वाले शब्द इस प्रकार हैं: तेज, राज, सजा, ताजा, जमाना इत्यादि। कुछ नुक्ता शब्दों के उदाहरण और देख लेते हैं। गज, गज का मतलब होता है हाथी। गज, गज में यदि नुक्ता लगा दिया जाए तो उसका अर्थ परिवर्तित होके नाप हो जाता है। कतरा, कतरा का अर्थ फाक से है और कतरा में का में यदि नुक्ता लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बूंद हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, खाना, खाना का अर्थ भोजन से लिया गया है और उसी खाना में खा में यदि नुक्ता लिया जाता है तो उसका अर्थ दराज या जगह हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, जमाना, जमाने का अर्थ जमाने की क्रिया से है और जमाना यदि ज में नुक्ता लगा दिया जाए तो उसका अर्थ परिवर्तित होके समय या मुद्दत से हो जाता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप नुक्ता को अच्छे से जान गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब हमने आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं जिसका अर्थ भी उसके सामने लिखा है, ताकि आपको रिक्त स्थान भरने में कोई भी समस्या ना आए। अब तो आप यह रिक्त स्थान चुटकियों में भर लेंगे। पहला रिक्त स्थान है सूरज का। रिक्त स्थान चारों ओर बिखरा हुआ है। और अगला रिक्त स्थान है गीता खेल में बहुत रिक्त स्थान है। इसमें तेज, तेज और तेज दो शब्द दिए गए हैं। तेज का अर्थ प्रकाश है और एक तेज जिसमें ज में नुक्ता लगा हुआ है उसका अर्थ गति या रफ्तार से संबंधित है।
तो आपको अपनी समझ-बूझ के आधार पर इन दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला देखिए, छत में चढ़ने के लिए रिक्त स्थान चाहिए, और दूसरा, वह तो अपने बच्चों के लिए रिक्त स्थान चाहती है। इसमें जीना और जीना दो अर्थ दिए गए हैं। जीना जिसमें ज में नुक्ता लगा हुआ है, उसका अर्थ सीढ़ी से लिया गया है, और जीना जो नुक्ता रहित शब्द है, उसका अर्थ जीवन के संबंध में है। तो आपको इसको भी अपनी समझ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगला रिक्त स्थान है, उसने वह पुस्तक नीचे वाले रिक्त स्थान में रखी है, और उसका दूसरा है, उसने अभी तक रिक्त स्थान नहीं खाया। इसमें भी दो शब्द दिए गए हैं, खाना और खाना, जिसमें खाना जिसमें ख में नुक्ता लगा हुआ है, उसका अर्थ सामान रखने का एक स्थान से अर्थ लिया गया है, और खाना का अर्थ भोजन से लिया गया है। तो अब आप इसको चुनकर लिख सकते हैं कि कौन सी पंक्ति में क्या रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा। अगला है, इस किले का रिक्त स्थान कोई नहीं जानता, और दूसरा, अंग्रेजों ने भारत में 400 साल रिक्त स्थान किया। इसमें भी दो शब्द दिए हैं, राज और राज। राज जिसमें नुक्ता ज में लगा हुआ है, उसका अर्थ रहस्य से है, और राज जो नुक्ता रहित शब्द है, उसका अर्थ शासन या राज्य से लिया गया है। इसमें भी आपको उपयुक्त शब्द की रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। अगला देखिए, पूरे कमरे को गुब्बारों से रिक्त स्थान दो, और दूसरा, चोर को 2 महीने की रिक्त स्थान मिली। तो दो शब्द इसमें भी दिए गए हैं, सजा अर्थात सजावट, और सजा जिसमें ज में नुक्ता लगा हुआ है, उसका अर्थ दंड से है। इन दोनों में उपयुक्त शब्द को चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपके लिए बच्चों अगली गतिविधि है, इस निबंध के अंतर्गत आए हुए नुक्ता शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, अब ये भी जानें कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ये देखते हैं। जब कोई शब्द से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो, तो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद इत्यादि। अगली गतिविधि में आपको कुछ पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिए जा रहे हैं, जैसे पानी, सूर्य, हवा, भोर। इन शब्दों के आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द इन वर्गों के अंदर लिखना है। यदि आपको इनमें कोई भी समस्या आती है, तो आप अपने विषय शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब ये भी जानें कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश, और अज्ञान का विलोम होगा ज्ञान। अगले क्रम में इन्हीं शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, जो कि इस प्रकार दिए हुए हैं। धरती का विलोम शब्द क्या होगा, लाभ का विलोम शब्द क्या होगा, रात, जीवन, राजा, पुण्य, जय, सफल। इन सभी शब्दों के आपको विलोम शब्द
ढूंढ करके लिखने हैं। बच्चों, अब हम अगले भाग में हिंदी व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं ये जानेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के नाम के अंतर्गत सभी पशु पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के, नदियों के, फूलों के, त्योहारों के, नहरों के, फलों के, पर्वतों के, पुस्तकों के नाम आ जाते हैं, जैसे हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। अगली संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष यानी उसकी दशा के विषय और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे झुंड, सभा, सेना इत्यादि। अगली संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी इत्यादि। बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम समास की जानकारी लेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यव हो तथा वह पद ही प्रधान हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, जैसे प्रतिदिन, आजीवन, यथाशक्ति, आजन इत्यादि। समास का अगला भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे देशभक्ति, माखन चोर, रसोई घर इत्यादि। अगला भेद है बच्चों कर्मधारय समास, जहां प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां कर्मधारय समास होता है, जैसे महाकवि, नीलकमल, बैलगाड़ी, सत्याग्रह आदि। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी एक और पहचान है कि इसमें
दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, लाभ हानि, भाई बहन, जन्म मरण, जय पराजय इत्यादि। समास का 5वां भेद है बच्चों द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे दोपहर, चौराहा, पंचवटी, नवग्रह। इन सभी में प्रथम पद संख्यावाचक है। समास का 6ठा भेद एवं अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास। जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे वहां बहुब्रीहि समास होता है, जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयन वाला अर्थात राम। दशानन, दश आनन है जिसके अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है वह है रावण। तो बच्चों आपको आज की कक्षा में जरूर आनंद आया होगा और आपने विभिन्न विषयों से जरूर लाभ लिया होगा। धन्यवाद।